रूल आर रिफ्लेक्टिव ऑफ द प्रोस्पेरिटी ऑफ द ग्रेट गुप्ता एम्पायर। तो देखो जिस राज्य में सोने के सिक्के बनेंगे वहाँ पर पैसा तो होगा, तो सोने के सिक्के हमें काफ़ी कुछ बताते हैं कि एम्पायर काफ़ी प्रॉस्पेरस था, खुशहाली थी। पर जिस तरीके से किसी चीज़ की शुरुआत होती है अंत तो होता ही है, ऐसे ही डिक्लाइन भी हुआ गुप्ता एम्पायर का। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हुआ। The later Guptas were not as powerful as their predecessors. By the 6th century, the Gupta Empire declined. Besides Kumar Gupta and his son Skandgupta, not many Gupta rulers were as powerful and successful as the previous rulers of the Gupta dynasty. तो क्योंकि एक ताकतवर राजा आगे जनरेशन में नहीं हो पाया, अगर हम बात करें कुमार गुप्त और स्कंदगुप्त, तो इन्हें छोड़कर और कोई ऐसा राजा नहीं हुआ बाद में जो कि गुप्ता डायनेस्टी को मेंटेन कर पाए। इट इज़ बिलीव्ड दैट द लेटर गुप्ता रूलर्स वर अटैक्ड बाय द ह्यूनास, अ नोमैडिक ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया। ऐसा माना जाता है कि जो गुप्ता रूलर्स थे इन पर हमला किया ह्यूनास ने, जो कि एक नोमैडिक ट्राइब था सेंट्रल एशिया का। सेवरल स्मॉल किंगडम्स केम अप इन नॉर्थ इंडिया after the decline of the Gupta Empire. These small kingdoms were at constant warfare until the 7th century, when the kingdom of Thaneshwar, Harshvardhan, consolidated these small kingdoms under his control. तो जैसे जैसे गुप्ता एम्पायर ख़त्म हो रहा था वैसे वैसे छोटे छोटे किंगडम्स बन रहे थे, और वो किंगडम आपस में लड़ते थे अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपने एक्सपेंशन के लिए। और ये तब तक चलता रहा जब तक कि थानेश्वर के किंग हर्षवर्धन की एंट्री नहीं होती है। नौ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, राजपाट कैसा था। द गुप्ता रूलर्स वॉज नोन टू बी एफिशिएंट रूलर्स एंड देयरफॉर वर एबल टू कंसोलिडेट एन एम्पायर एज लार्ज एज देयर्स फॉर 200 ईयर्स। बहुत एफिशिएंट रूलर्स थे, हालांकि बाद में नहीं थे, बाद में होते तो ख़त्म ही नहीं होता गुप्ता डायनेस्टी, पर शुरुआत में जो इसको रूलर्स मिले वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, काफ़ी अच्छे लीडर्स थे, मिलिट्री लीडर्स थे, जिससे कि इसका एक्सपेंशन काफ़ी हुआ। द किंग एज्यूम्ड इलैबोरेट टाइटल्स लाइक परम भत्तारका, परमेश्वर, महाराजधराज, चक्रवर्तिन और सम्राट। तो देखो कितने कितने नाम इन लोगों को मिलते थे। आपने अगर कोई पुराने प्रोग्राम्स देखे हो ना, तो उसमें देखिएगा राजाओं को बोलते थे महाराजाधिराज, परमेश्वर, चक्रवर्तिन। The king had the absolute authority and was the head of the administration. राजा मेन अथॉरिटी होता था और सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता था उनका हेड होता था आपका राजा। The king was assisted by several officials and a council of ministers that ensured the smooth functioning of the administration. तो जैसे कि अभी होता है कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं और उनके संग पूरा कैबिनेट होता है, ओके इसी तरीके से राजा के साथ भी उस समय पर काफ़ी सारे ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स हुआ करते थे जो राज्य के कामों में उनकी हेल्प किया करते थे। मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स वर हेरिडिटरी। तो बहुत सारी पोस्ट ऐसी थी जो हेरिडिटरी थी। हेरिडिटरी का मतलब कि पापा से बेटे को, फिर बेटे को उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को उसके बेटे को, यानी कि पुश्तें काम किया करती थी। कोई नया व्यक्ति उस जगह पर नहीं आता था, उसका बेटा, उसका बेटे का बेटा, उसका बेटे का बेटा, इस टाइप से ही कुछ पोस्ट मिला करती थी। देयर इज अ रेफरेंस ऑफ समुद्रगुप्त कोर्ट पोएट हरिसेना बीइंग महादंड नायक और अ चीफ जुडिशियल ऑफिसर एज हिज फादर। बिसाइड्स पोजीशंस बीइंग मेड हेरिडिटरी, वन पर्सन कुड होल्ड मोर देन वन ऑफिस। तो क्योंकि ये हेरिडिटरी होता था तो कई बार ऐसा होता था कि एक ही मिनिस्टर को काफ़ी सारी जगह मिल जाया करती थी, काफ़ी सारी पोस्ट मिल जाया करती थी। फॉर एग्जाम्पल हरिसेना वॉज ऑल्सो कुमारमात्य एंड अ संधि विग्रहिक और अ मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। तो देखो हरिसेना को कुमारमात्य की भी उपाधि मिली क्योंकि ये मिनिस्टर थे वॉर और पीस के। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू बुक्तीज और प्रोविंसेस विच वर गवर्नड बाय द किंग्स रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड आयुक्ताज एंड कुमारमात्य। तो देखो पूरे किंगडम को बुक्तीज में डिवाइड करा गया था और बुक्तीज का मतलब था प्रोविंसेस, और इनको गवर्न करते थे जिन्हें राजा चुनते थे। वो
किंग्स के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। किंग उन्हें चुनकर बुक्तीज का हेड बनाया करते थे। बुक्तीज वर फर्दर डिवाइडेड इनटू विशयास और डिस्ट्रिक्ट। तो बुक्तीज को, और जैसे हमारे इंडिया को डिवाइड करते हैं ना स्टेट में, स्टेट को सिटीज़ में, टाउन्स में, उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, इसी तरीके से पूरे किंगडम को बुक्तीज को डिवाइड करते थे विशयास यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स में। नगर श्रेष्ठीज वर द ऑफिसर्स लुकिंग आफ्टर द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो नगर श्रेष्ठीज जो हुआ करते थे वो एडमिनिस्ट्रेशन देखा करते थे सिटी का। द विलेजेस इन द डिस्ट्रिक्ट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रामिक्स। The decentralization in administration was further extended to the military arrangement as well. Samantas और military leaders would provide their troops in time of war. इसके अलावा समांताज आते थे जो कि अपने ट्रुप को दिया करते थे जब कोई लड़ाई हुआ करती थी। In lieu of this help, the military leaders were issued land grants. They could collect revenue from these land grants and maintain their armies as well. तो क्योंकि ये मदद किया करते थे लड़ाई के समय पे, तो राजा इन्हें ज़मीनें दान में दिया करते थे, गिफ्ट में दिया करते थे, और उसके बाद वो उन ज़मीनों से रेवेन्यू इकट्ठा करके अपनी आर्मीज़ को मेंटेन करते थे। Sometimes these समांतास became very powerful and tried to declare their independence. कभी कभार ये समांता बहुत ताकतवर हो जाया करते थे और खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया करते थे। लैंड टैक्स वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। सबसे ज़्यादा जो पैसा आता था, जो मेन पैसा आता था, वो आता था लैंड टैक्स से। नाउ हर्षवर्धन। The sources of Harshvardhan's period include his biography Harshcharit that was written in Sanskrit and authored by बनभट्ट। तो बनभट्ट यानी उनके कोर्ट के पोएट थे बनभट्ट, उन्होंने संस्कृत में हर्षचरित लिखी जिसमें हर्षवर्धन के टाइम के बारे में काफ़ी जानकारी मिली है। Besides the Harshcharit, the accounts of the foreign traveler Huanzhang, who is known to have visited India during the rule of Harshvardhan. तो बनभट्ट ने जो हर्षचरित लिखी उसमें तो पता ही चला काफ़ी कुछ हर्षवर्धन के टाइम के बारे में। इसके अलावा हुएनज़ांग जो कि हर्षवर्धन के टाइम पर इंडिया में आए थे, उन्होंने भी काफ़ी कुछ बताया हर्षवर्धन के कार्यकाल के बारे में। Huanzhang lived in Harshvardhan's court for 8 years and carefully documented the developments taking place during his reign. 8 साल ये हर्षवर्धन के कोर्ट में रहे हुएनज़ांग, और काफ़ी बारीकी से इन्होंने नोटिस किया कि क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। These literary sources also list the military conquests and cultural achievements taking place during the time of Harshvardhan. Inscriptions and coins also provide a lot of information of Harshvardhan's rule. इसके अलावा हमें उनके सिक्कों से, इंस्क्रिप्शन से काफ़ी कुछ मिलता है देखने को कि हर्षवर्धन का टाइम कैसा था। Huanzhang's account also mentions that agriculture was the main occupation of people. Main था उनका occupation agriculture यानी कि खेती किया करते थे। Trade along with various crafts were also practiced. Although people lived a simple life, they still followed the caste system. बहुत शांति भरा, बहुत सिंपल सा जीवन ये लोग जिया करते थे, पर कास्ट सिस्टम को फॉलो करते थे। There were different types of houses which were constructed with wood, bricks and dung. तो काफ़ी अलग अलग टाइप के घर भी बने हुए थे वहाँ पर। The city streets were circular. There was no पर्दा system and women had the freedom to pursue an education. तो ये तो सबसे अच्छी चीज़ थी इनके टाइम पे कि कोई पर्दा सिस्टम नहीं था। पर्दा सिस्टम मतलब अपना फेस वगैरह जो कवर करते हैं वो सिस्टम नहीं था इनके यहाँ। दूसरा, विमेन को आज़ादी थी पढ़ाई की। During the 7th century, Harshvardhan became a prominent ruler. He integrated his kingdom Thaneshwar with Kannauj and made Kannauj his capital. तो इन्होंने अपना जो किंगडम था उसको जोड़ दिया कन्नौज के साथ और कन्नौज को अपनी कैपिटल बना लिया। In his accounts, Huanzhang mentions that Harshvardhan had a very large army and annexed the territories of Bengal and Bihar. तो हुएनज़ांग के जो सोर्स जो काम है, काम का मतलब जो उनके लिटरेरी वर्क्स हैं, उन्होंने बताया हर्षवर्धन ने काफ़ी बड़ी आर्मी को मेंटेन किया हुआ था और उन्होंने बंगाल और बिहार का एरिया जीत लिया था।
He also conquered Punjab, eastern Rajasthan and the entire region of the Ganga Valley till Assam. असम तक उनका राज्य फैल गया था. इसके अलावा ईस्टर्न राजस्थान भी उन्हें मिल गया था, पंजाब भी मिल गया था. हर्षवर्धन also attacked the Chalukyan king Pulakeshin II but was defeated. इन्होंने पुलकेशिन पर भी हमला किया जो कि चालुक्यन किंग थे, पर हार गए. Learning and education during Harshvardhan's period was given much emphasis. In fact, he was a writer himself who had authored 3 plays in Sanskrit, रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागनंद. तो क्योंकि ये खुद एक राइटर थे तो ये लर्निंग और एजुकेशन को काफ़ी प्रमोट किया करते थे. इनके खुद के 3 प्लेज यहाँ पर आपको दिए हुए हैं. कौन थे? रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागनंद. Besides Banbhat, learned scholars like Subandhu and Dandin were a part of Harshvardhan's court. He also gave the Nalanda University a huge grant of 100 villages. इसके अलावा इन्होंने काफ़ी नालंदा यूनिवर्सिटी में भी दान दिया. Earlier a worshipper of Lord Shiva, he converted to Buddhism. पहले ये शिव को मानते थे, बाद में ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए. Harshvardhan patronized Buddhism and built stupas. A Buddhist convention was held at Nalanda University during his reign. Now, Chalukyas. After the decline of the Satvahans, several small kingdoms ruled the Deccan region. The Vagatas was one of the kingdoms that ruled the Deccan. However, its rule did not last for a long period of time. The Vakatakas were succeeded by the Chalukyas dynasty, which was established in 543 CE by Pulakeshin I. Pulakeshin II was the most powerful ruler of the Chalukyan dynasty. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. We have information on the Chalukyan period through the Aihole inscription that was Prashasti authored by his court poet Ravi Kirti. तो इनके बारे में हमें काफ़ी कुछ पता लगता है प्रशस्ति से. प्रशस्ति जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब किसी की तारीफ में कुछ लिखा जाता है. और इनके कोर्ट पोएट थे रवि कीर्ति, जिन्होंने इनकी प्रशस्ति लिखी. दिस प्रशस्ति ऑल्सो मेंशंस हिज विक्ट्री ओवर हर्षवर्धन एट द बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर. इस प्रशस्ति में ये भी बताया गया कि किस तरीके से इन्होंने हर्षवर्धन के ऊपर जीत हासिल की नर्मदा रिवर के पास. द डिफीट ऑफ द पल्लव रूलर महेंद्र वर्मन फर्स्ट is also mentioned in the Aihole inscription. Modern day कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना फॉर्म्ड द चालुक्यन एम्पायर. तो अगर आज का एरिया देखेंगे तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला जो रीजन है वो चालुक्यन एम्पायर था. पुलकेशिन सेकेंड्स राइन इज रिमेंबर्ड एज बीइंग द ग्रेटेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ डेक्कन. तो पुलकेशिन सेकेंड के टाइम का सबसे अच्छा राज्य माना जाता है साउथ में, डेक्कन में. After his death, the Chalukyas became weak and were replaced by the Rashtrakutas. धीरे धीरे चालुक्यास वीक हो गए और इनकी जगह ले ली राष्ट्रकूटास ने. Now Pallavs, contemporary to the Chalukyan dynasty, ये चालुक्यन डायनेस्टी के साथ साथ ही थी ये डायनेस्टी. The Pallav established themselves in South India with their capital at Kanchipuram. तो ये कर रहे थे, जैसे ये कर रहे थे एक ही समय पे चालुक्यास राज कर रहे थे डेक्कन एरिया में, उसी समय पर पल्लव्स राज कर रहे थे सदर्न एरिया में, और इन्होंने अपनी कैपिटल को बनाया कांचीपुरम. कांचीपुरम नॉट ओनली फंक्शनड एज द पल्लव कैपिटल but was a great hub of learning and impressive architecture that was reflected through the numerous temples in this reign. Mahendravarman I and Narasimhavarman were the most prominent rulers of the Pallav dynasty. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि महेंद्रवर्मन फर्स्ट और नरसिम्हावर्मन काफ़ी फेमस रूलर थे पल्लव डायनेस्टी के. The Pallavas are also mentioned in Samudragupta's Prashasti. It is said that the Pallav ruler Vishnugop was defeated by समुद्रगुप्त. तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में भी इसके बारे में बात की गई है. उसमें मिला है पढ़ने को कि विष्णुगोप को हरा दिया था समुद्रगुप्त ने, जो कि एक कौन थे ये विष्णुगुप्त थे? पल्लव रूलर, और इन्हें समुद्रगुप्त ने हरा दिया था. The Pallavas ruled from Kanchipuram and their kingdom extended till the Kaveri Delta. There was constant struggle between the Chalukyas and the Pallavas.
Both kingdoms were known to raid one another on many occasions, especially the capital cities which were known to be prosperous cities. चालुक्यास और पल्लवास एक दूसरे पर हमला करते रहते थे क्योंकि उन्हें एक दूसरे का एम्पायर चाहिए था। खास करके इनको इनकी कैपिटल सिटीज़ चाहिए थी, मतलब एक दूसरे की कैपिटल सिटीज़ चाहिए थी क्योंकि वो काफ़ी प्रॉस्पेरस सिटीज़ थी। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? The administration was quite similar to what existed during the rule of earlier dynasties. Land revenue continued to be an important source of revenue and the village was still considered the basic unit of administration. तो सबसे छोटी यूनिट जो बेसिक यूनिट थी वो थी आपकी विलेज। यहाँ पर भी लैंड रेवेन्यू से ही पैसा आता था, तो लगभग एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल वैसा था जैसा कि गुप्ता पीरियड में था। इन साउथ इंडिया 3 types of villages existed that included the Ur, Sabha and Nagram. Ur was an ordinary village that was formed by the tax-paying residents. इसको अंडरलाइन करिएगा कि उर एक ऑर्डिनरी सा विलेज हुआ करता था, एक गांव हुआ करता था जिसमें सारे जो लोग टैक्स दिया करते थे वो रहा करते थे। The Sabha was formed by the Brahmans and the functioned through a committee called Varyams. तो फिर हो गया हमारा सभा जिसको कंट्रोल किया करते थे ब्राह्मण्स। The Nagrams were found mainly in towns and cities that developed as trade centers. The main functions of the Ur, Sabha and Nagram was to collect revenue, maintain records and sort disputes such as irrigation rights. तो इनका काम हुआ करता था उर, सभा और नागराम का कि उन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, उसके अलावा रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता था और उस समय एग्रीकल्चर हुआ करता था। तो सिंचाई से रिलेटेड जितने भी अधिकार होते थे उनका भी डिसीजन यही लोग मिलकर लिया करते थे। Now we have completed with the chapter. You can do the exercise. Soon you will be provided with the exercises on the WhatsApp group. Question answers आप लोग खुद करेंगे। देखिए बहुत easy है। How did चंद्रगुप्त फर्स्ट expand his kingdom's territory? किस तरीके से चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपना expansion किया था? What sources can be used to reconstruct the history of हर्षवर्धन rules? तो हर्षवर्धन के रूल के बारे में आपको कहाँ से पता लग सकता है, कौन कौन से सोर्सेज थे? बहुत इजी हैं ये लोग, आप कर लेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन